सिलेंडर के लालच में मोटी बहू की ससुराल में इज्जत। दोपहर का समय है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। निर्मला जी घर के आंगन में खड़ी होकर बार बार ऊपर छत की तरफ देख रही हैं और फिर अपनी बड़ी बहू संध्या के कमरे की तरफ, जो अंदर आराम कर रही है, क्योंकि निर्मला जी को हर काम परफेक्ट चाहिए और संध्या अपने भारी वजन की वजह से उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। निर्मला की आवाज में एक तीखापन है जो सीधे संध्या के आत्मसम्मान पर चोट करता है। अरे ओ संध्या, सुन रही है या बहरी हो गई है? सुबह से शाम होने को आई है और छत पर कपड़ों का ढेर अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा है। देख नहीं रही बाहर मौसम कैसा हो रहा है? काले बादल गिराए हैं, अभी बूंदे गिरने लगेंगी तो क्या तेरे बाप आकर सुखाएंगे ये कपड़े? जा जल्दी और ऊपर से सारे कपड़े उतार कर ला। अपनी सास की बात सुनकर संध्या अपने कमरे से बाहर निकलकर छत पर आ जाती है और कपड़ों का भारी गट्ठर लेकर वापस नीचे आती है तो उसका चेहरा पसीने से तरबतर है और वो बुरी तरह हाँफ रही है। वो बिना कुछ सोचे सीधे सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, मम्मी जी, अब मुझसे और नहीं होगा। ये छत पर आना जाना मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरी तो जान ही निकल जाती है। अरे भाभी, कुछ तो ख्याल करो अपने शरीर का। आप तो दिन ब दिन फूलती जा रही हो जैसे कोई गुब्बारा हो। अगर ऐसे ही रहा ना तो यकीन मानिए छत पर तो दूर की बात है, आप घर के बरामदे में भी नहीं चल पाएंगी। अरे अंकित, तो किससे बात कर रहा है? इसे क्यों ख्याल आएगा? इसे तो बस हमारा नाम डुबाना है। बाहर जब ये निकलती है ना तो मोहल्ले के लोग इसे देखकर पीठ पीछे हंसते हैं। कोई कहता है देखो छोटा हाथी आ रहा है। बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं बची है इसमें। अरे इससे तो घर का एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। क्या मैं बुढ़ापे में भी बस यही सब करती रहूंगी? ये सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती और बस उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक शाम घर के लिविंग रूम में अजय, अंकित और प्रिया बैठकर कुछ प्लान कर रहे हैं। देखो भैया, मुझे अच्छे से पता है कि पापा और मम्मी तो खुद से कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं नहीं, लेकिन हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए घर पर ही कुछ बहुत ही बढ़िया खाने पीने का सामान मंगवा लेते हैं। एक छोटा सा केक भी मंगवा लेते हैं। यार आइडिया तो बहुत अच्छा है प्रिया। मम्मी को तो वो डोडा बर्फी बहुत पसंद है ना, और पापा को वो कप केक। उस दिन जब मैं कप केक लेकर आया था ना तो पापा बड़े मजे से खा रहे थे। तो हम ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देते हैं ना, कबाब, बिरयानी, बर्फी और वो सब जो मम्मी पापा को पसंद है। ठीक है, मैं अभी जोमेटो ऐप से सब कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। बस देखो ये ध्यान रखना कि सरप्राइज खराब ना हो। ओके? ऐसा कहकर अजय अपना फोन उठाता है और सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर के बाद डिलीवरी वाला आता है। अजय पार्सल रिसीव करता है और सारा खाना रसोई में रख देता है। संध्या अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसे खाने की महक आ जाती है और वो उठकर रसोई में आती है और वहां रखा खाना देखकर बड़ी खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे वाह, इतनी जबरदस्त खुशबू! इतना सारा खाना कौन लेकर आया? पक्का अजय मेरे लिए ही लाए होंगे। आज वो बाहर गए थे ना तो जरूर मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना लाए हैं। संध्या खुद पर काबू नहीं रख पाती। वो डिब्बे खोलती है। सबसे पहले वो एक एक करके वो सारी बर्फी खा जाती है। उसके बाद वो एक एक करके कप केक्स भी खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो सारा खाना अकेले ही खा जाती है। तभी अजय, अंकित और प्रिया वहां आते हैं और खाली डिब्बों को देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं, हे भगवान, भाभी ये क्या कर दिया आपने? अरे ये सारा खाना आप अकेले ही डकार गई। संध्या, तुम्हें जरा सी भी अक्ल है कि नहीं? हाँ, तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आई क्या? अरे हमने ये खाना मम्मी और पापा की एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था यार। हम उन्हें सरप्राइज देने वाले थे और तुमने हमारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। 4 लोगों का खाना अकेले खा गई तुम। जरा अपने इस भद्दे शरीर को तो देखो यार। मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए शर्म आने लगी है अब। बात होती है भाभी, जब आप इस घर में आई थी तब आप कितनी ठीक ठाक थी और अब देखिए खा खा कर अपने आप का क्या हाल बना लिया है। मम्मी पापा अब क्या खाएंगे? हमारा पूरा सेलिब्रेशन खराब कर दिया आपने। तीनों संध्या को खूब सुनाते हैं। संध्या को थोड़ा बुरा लगता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो जाती है। घर के बाकी लोग किसी तरह बचा हुआ एक छोटा सा केक जो बाद में आया था वही काटकर रूखा सूखा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। रात को जब अजय कमरे में आता है तो वो देखता है कि संध्या आधे से ज्यादा बेड पर फैली हुई पड़ी है और जोर जोर से खर्राटे ले रही है। ये देखकर अजय गुस्सा होते हुए कहता है, ओ संध्या, जरा साइड हो जाओ। पूरे बेड पर तो तुम फैली पड़ी हुई हो और ये तुम्हारे खर्राटे, भगवान के लिए प्लीज इन्हें बंद करो यार। मेरा तो जीना हराम कर दिया है तुमने। मुझे तुम्हारे पास सोना ही नहीं। तुम ना चैन से इस बेड पर अकेले ही फैल जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ।
संध्या अपनी गहरी नींद में सोई रहती है। उसे अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। अजय गुस्से में अपना तकिया उठाता है और बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब निर्मला उठती है और अजय को सोफे पर सोया हुआ देखती है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो संध्या के कमरे के बाहर जाती है और दरवाजा पीटते हुए कहती है, ओ महारानी, उठ भी जाओ अब। जरा बाहर आकर देख, तेरा पति सोफे पर सो रहा है। तुझे जरा भी शर्म हया नहीं आती? खुद तो बेड पर टांगे फैलाकर आराम फरमा रही है और पति का कोई ख्याल नहीं। अगर थोड़ा सा वजन कम कर लेगी ना तो कयामत नहीं आ जाएगी। अरे निर्मला, रहने दो, इससे कुछ भी कहना बेकार है। उसके साथ साथ उसके कान के पर्दे भी मोटे हो चुके हैं। उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं देती और तुम भी अपना मूड खराब कर रही हो उसका दरवाजा पीट पीट कर और चिल्ला कर। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। संध्या हर रोज ताने सुनती है और फिर अपने कमरे में गुमसुम रहती है। एक दिन शाम को अजय ऑफिस से घर आता है और सभी से कहता है, माँ, पिताजी, आज शाम को मेरे बॉस ने हम सबके लिए एक शानदार पार्टी दी है। सभी की पत्नियां उनके साथ आ रही हैं और बॉस ने खास तौर पर कहा है कि मैं संध्या को जरूर लेकर आऊं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तैयार हो जाऊंगी और हम दोनों साथ चलेंगे। बहुत मजा आएगा। वैसे भी मैं आपके साथ कई दिनों से बाहर नहीं गई हूँ। अपने आप को देखा है? बाहर ले जाने लायक तो तुम हो ही नहीं। खैर ठीक है, तैयार हो जाना। बॉस ने बुलाया है तो ले जाना तो पड़ेगा ही। हाँ भैया, आप सही कहते हैं। वैसे भी भाभी जहाँ जाती हैं लोग उनका मजाक ही उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी में तो आपको ले ही जाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। शाम हो जाती है और संध्या एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और अजय और संध्या पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में सभी लोग संध्या को देखकर बातें करने लगते हैं। तभी विवेक और उसकी पत्नी कीर्ति अजय के पास आते हैं और संध्या को देखकर कहते हैं, अच्छा, तो अजय भैया ये है आपकी धर्म पत्नी। मैंने इनके बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। लगता है आप अपनी पत्नी को एक चक्की का नहीं बल्कि 2-4 चक्कियों का आटा मिलाकर खिलाते होंगे। हाँ भाई, एक चक्की का आटा तो भाभी जी को कम पड़ता होगा। ऐसा कहकर विवेक और कीर्ति हंसने लगते हैं। पार्टी में बाकी लोग भी उनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर अजय को बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी के साथ खाना खाता और अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर कहता है, माँ, पिताजी, देखा आप लोगों ने करवा दी ना मेरी बड़ी बेइज्जती, भरी पार्टी में, वो भी इसलिए मैं इसे कहीं नहीं लेकर जाता हूँ। ये सुनकर सभी लोग फिर एक बार संध्या को सुनाते हैं और बेचारी सभी के ताने सुनकर चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन दोपहर में निर्मला आंगन में गेहूं धो रही थी। वो काफी थक गई थी और अकेले ही सारा काम कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहां आ जाती है और कहती है, क्या हुआ निर्मला, आज अकेली ही सारा काम कर रही है? तेरी बहू कहाँ है? क्या वो तेरी मदद नहीं करा रही? अरे शांति बहन, क्या बताऊं तुझे, बहू को काम बताने से अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूं। अरे उससे तो 1 किलो वजन भी नहीं उठता। पता नहीं मेरी कैसी फूटी किस्मत थी कि ऐसी बहू घर में आ गई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सोचा था बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, पर यहाँ तो मुसीबत और बढ़ गई। अरे तो निर्मला, तू भी तो कमाल करती है। चल मान लिया तेरी बड़ी बहू मोटी है, काम नहीं कर पाती, पर छोटे बेटे अंकित की शादी कब करेगी? इतने दिनों से वो लड़की वाले इंतजार में बैठे हैं। मैं तो आज वही कहने आई थी, उनका फिर से फोन आया था। वो आज शादी की तारीख मांग रहे हैं। बहन, बस तू सही कह रही है। अब मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज के इन कामों से। मेरी अब उम्र नहीं रही। तू आज ही उन्हें कह दे, मैं शाम को घर पर बात करके पक्की तारीख भिजवा दूंगी। बस अब एक छोटी बहू आ जाएगी तो कम से कम वो तो घर का काम संभालेगी। इस संध्या से तो उम्मीद रखना ही बेकार है। बातें करने के बाद शांति वहां से चली जाती है। शाम को जब घर के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं तो निर्मला कहती है, अंकित बेटा, आज शांति आई थी। लड़की वाले शादी की तारीख पूछ रहे हैं। मैंने कह दिया है कि हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। अगले महीने की तारीख पक्की कर देते हैं। एक छोटी बहू घर में आएगी तो कम से कम मुझे थोड़ा सुख मिलेगा। इस घर में एक ऐसा इंसान तो चाहिए जो फुर्ती से काम कर सके। संध्या से तो मैंने अब सारी उम्मीदें छोड़ दी है। सही कह रही हो मम्मी, अब छोटी भाभी आएंगी तो कम से कम घर में रौनक तो होगी, वरना यहाँ तो बस हाथी की चाल देख देख कर हम सब बोर हो गए हैं। सब लोग संध्या की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। संध्या का सिर शर्म से झुक जाता है। सभी लोग शादी की तारीख निकालकर लड़की के घर फोन कर देते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। घर की साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। प्रिया सीढ़ी पर चढ़कर फूल लगाते हुए संध्या से कहती है, भाभी, जरा वो सामने वाले कुर्सी पर पैर रखकर ये ऊपर वाले फूल तो पकड़ाइए। मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। संध्या जैसे ही कुर्सी पर अपना पैर रखती है, एक जोरदार आवाज आती है
और लकड़ी की वो कुर्सी तड़क करके टूट जाती है। संध्या लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचती है। आवाज सुनकर निर्मला और सत्यप्रकाश भागते हुए बाहर आते हैं। हे भगवान, ये क्या धमाका हुआ। टूटी हुई कुर्सी को देखकर निर्मला और सत्यप्रकाश सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे संध्या बहू, तूने तो हद ही कर दी है, हैं? हमारे घर का सारा फर्नीचर तोड़ कर रख देगी क्या? ये कुर्सी अभी पिछले साल ही तो ली थी और तूने एक ही बार में इसे चकनाचूर कर दिया। तूने हमारे घर के जितने फर्नीचर तोड़ दिए है ना शादी से अब तक, उतने तो तू अपने दहेज में भी नहीं लेकर आई थी। जरा भी ख्याल नहीं है तुझे कि घर की चीजों की कद्र कैसे की जाती है। सभी लोग संध्या को बहुत सुनाते हैं। कोई भी संध्या से ये नहीं पूछता कि उसे चोट तो नहीं लगी। कुछ दिनों बाद शॉपिंग से आने के बाद निर्मला अजय से कहती है, सबके कपड़े तो आ गए हैं, छोटी बहू के भी सारे जोड़े आ गए हैं, बस ये संध्या रह गई है। इसके लिए भी कुछ बनवा लो, वरना शादी वाले दिन ये क्या पहनेगी। माँ, मैं नहीं चाहता कि ये मार्केट में मेरे साथ चले और मेरी बेइज्जती कराए। हर जगह लोग इसे देखते हैं और फिर मुझ पर हंसते हैं, और इसके साइज के कपड़े किसी रेडीमेड दुकान पर तो मिलते भी नहीं। दर्जी भी इसके कपड़े सिलने से मना कर देते हैं। जैसे तैसे वो मोहल्ले का रामलाल दर्जी मानता है इसके कपड़े सिलने को। आप ही इसे वहां लेकर जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। अजय के ऐसे कहने पर संध्या निर्मला के साथ रामलाल दर्जी की दुकान पर पहुंचती है और रामलाल से उसके कपड़े सिलने के लिए कहती है। तब रामलाल कहता है, अरे निर्मला बहन, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। आप खुद ही देखिए, इस नाप के लिए तो मुझे दोगुना कपड़ा लगेगा और सिलाई भी मैं नॉर्मल वाली नहीं लूंगा। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। अरे रामलाल, अब जो है सो है, तू बस सीधे बता कितने पैसे लेगा। ज्यादा मत मांगना, पहले ही कुर्सी तोड़कर इसने हमारा काफी नुकसान कर दिया है। जैसे तैसे निर्मला डील पक्की करके आ जाती है और आखिरकार अंकित और रीना की शादी हो जाती है। रीना घर में कदम रखती है। वो दिखने में काफी सुंदर और अच्छी रह रही है। सब उसका स्वागत बड़े चाव से करते हैं। अगली सुबह जब रीना अपनी पहली रसोई बनाती है तो वो बहुत ही लजीज खाना तैयार करती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब संध्या खाना खाकर कहती है, अरे वाह रीना, तूने तो बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। भाभी, आपको तो सब कुछ ही स्वादिष्ट लगता है। आपने अपने शरीर का ये हाल ऐसे ही थोड़ी बनाया है, खा खा कर ही तो किया है। सही कहा प्रिया। रीना, तू देख ले अपनी जेठानी को, ये पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अजय अपने फोन में संध्या की पुरानी फोटो निकालकर दिखाता है और कहता है, देख ले इसे, सब कहते थे कितनी अच्छी जोड़ी है, पर अब तो जोड़ी के नाम पर बस ये पहाड़ बचा है। रीना के सामने संध्या की पहले ही दिन बेइज्जती कर दी जाती है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो चुपचाप अपना खाना खाती रहती है। अगले दिन पड़ोसन शांति फिर से आती है और कहती है, शुक्र है निर्मला, तूने अपनी छोटी बहू बहुत सोच समझ कर चुनी है, वरना हम तो डर रहे थे कि जैसे तूने बड़े बेटे को फंसा दिया वैसे छोटे को भी ना फंसा दे। देख तेरी इस बड़ी बहू को कैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे 4 बच्चों की माँ हो। जरा भी उम्र का लिहाज नहीं दिखता इसके शरीर पर। निर्मला कुछ नहीं बोलती, बस शांति की बातों पर मुस्कुरा देती है। जब शांति चली जाती है तो निर्मला संध्या पर फिर से बरस पड़ती है। सुना तूने, मोहल्ले भर में हमारी बेइज्जती करवा रखी है तूने। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। लोग आजकल कितना कुछ करते हैं, योगा, डाइट, कसरत, पर तुझे तो बस अपनी इस चर्बी से प्यार है। तुझे एक भी बात लगती क्यों नहीं। संध्या चुपचाप सुनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन संध्या अपनी अलमारी से एक साड़ी निकालती है। उसे पहनने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके ब्लाउज का बटन टूट जाता है और साइड से कपड़ा फट जाता है। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, मम्मी जी देखिए ना, मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, ये ब्लाउज भी फट गया, अब मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो अब कोई ढंग के कपड़े ही नहीं बचे। कपड़े नहीं है तो खुद ही सिल लो। दर्जी तो वैसे भी तुम्हारे कपड़े हाथ में लेने से कतराता है। संध्या, हाँ भाभी, रामलाल चाचा को भी पता है कि आपके एक कपड़े सिलने में उनकी पूरी दुकान की मेहनत लग जाएगी और सिलाई वही मामूली सी मिलेगी। सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। रीना को ये सब कुछ देखकर बड़ा बुरा लगता है। वो संध्या के पास जाती है और कहती है, दीदी, आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर लेती? देखिए ना, सब आपका कितना मजाक उड़ाते हैं। आपको खुद के लिए कुछ तो करना चाहिए। रीना, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर कहाँ करती है दीदी आप कोशिश? मुझे आए हुए भी कितने दिन हो गए, मैंने आपको कभी कसरत करते नहीं देखा। और आप खाना भी कितना ऑयली और अनहेल्दी खाती है। आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना होगा। रीना संध्या को समझाती है और उसे अपने साथ रामलाल दर्जी के पास ले जाकर उसके कुछ पुराने कपड़े ठीक करवाती है और नए कपड़ों का ऑर्डर देती है। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं कि एक शाम को अंकित ऑफिस से घर आ रहा होता है तो वो देखता है कि मोहल्ले के कुछ लोग
इकट्ठा होकर सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। अंकित सारी बातें सुनता है और घर आकर अपने पिताजी से कहता है, माँ, पिताजी, सुना आपने? अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटा, तो लड़ने देना उन्हें, हमें क्या फर्क पड़ता है, इससे वो जाने और उनका काम। अरे माँ, फर्क पड़ता है। आपको तब पता चलेगा जब आप खाना नहीं बना पाएंगी। क्या मतलब? खाने से ईरान और अमेरिका की लड़ाई का क्या ताल्लुक? अरे माँ, ईरान से ही तो हमारी एलपीजी आती है। अब सप्लाई रुक चुकी है तो सिलेंडर नहीं मिलेंगे, और अगर थोड़े बहुत मिलेंगे भी तो उनकी कीमतें आसमान छू लेंगी। माँ, कल सुबह से ही गैस सिलेंडरों के लिए देखना हाहाकार मचने वाला है। ये सुनकर घर के सभी सदस्य सन्न रह जाते हैं। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा। एलपीजी संकट की खबर आग की तरह फैल चुकी है। न्यूज चैनल्स पर लंबी कतारें और लोगों का गुस्सा दिखाया जा रहा है। रघुवंशी निवास के लिविंग रूम में संध्या को छोड़कर सभी लोग टीवी के सामने बैठे हुए बड़ी ही चिंता में न्यूज देख रहे हैं कि तभी अंकित कहता है, भाई, हालत बहुत खराब है। मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया कि जो सिलेंडर कल तक 1000 रुपए का था वो अब काला बाजारी में 2-2.5 हजार का मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसा देने पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग पुरानी लकड़ियां और कोयला ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारा घर तो पूरा गैस पर ही चलता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक बिना गैस के तो पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारे घर में तो मुश्किल से 1 महीना चलता है सिलेंडर। अब क्या होगा? क्या हम भूखे मरेंगे? हाँ भाई, सही में मोहल्ले में सुबह कुछ आदमी बात कर रहे थे कि इस समस्या का कोई समाधान दिख ही नहीं रहा है, और अगर ये जंग लंबी खींची तो चूल्हा जलाना भी नसीब नहीं होगा। तभी संध्या फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर आती है। हाँ पापा, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पहले आप सिलेंडर उतरवा लीजिए, बाद में बात कीजिएगा। जैसे ही संध्या फोन रखती है, निर्मला बड़े प्यार से सभी से कहती है, होगी गैस की किल्लत, लेकिन हम भला इसकी टेंशन क्यों ले? हमारे समधी तो खुद ही गैस एजेंसी वाले हैं। उनके होते हुए भला हमें गैस सिलेंडर की क्या दिक्कत होनी है? हाँ माँ, सही कहती हो। अरे संध्या भाभी, वैसे आपके पिताजी अच्छे तो है ना? आप उन्हें फोन कर लिया करो हमेशा। हाँ हाँ देवर जी, पिताजी बिल्कुल ठीक है, और वो खुद मुझे फोन कर लेते हैं। वैसे मम्मी जी, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी पापा से बात हुई है, वो कह रहे थे कि वो शाम तक 2 सिलेंडर यहाँ भिजवा देंगे। क्या 2 सिलेंडर? वो भी इस वक्त जहाँ पूरी दुनिया 1-1 किलो गैस के लिए तरस रही है, तेरे पापा 2 सिलेंडर कैसे भेजेंगे? अजय, आप भूल गए क्या? मेरे पापा का तो गैस एजेंसी का कारोबार है। उनके पास अपना कोटा होता है। उन्होंने कहा है कि बेटी के घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप लोग बस आराम कीजिए, गैस का जुगाड़ हो गया है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। निर्मला और अजय की आंखों में अचानक संध्या के लिए प्यार उमड़ आता है। तभी अंकित कहता है, अरे वाह भाभी, आप तो वाकई हमारे घर की लक्ष्मी निकली। मैंने तो हमेशा कहा है कि हमारे भाभी के पापा जैसा रसूख वाला आदमी तो पूरे शहर में ही नहीं है। भाई, हमारी तो बड़ी भारी टेंशन हट गई। अरे संध्या बेटा, तूने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं तो बस यूं ही थोड़ा गुस्से में बोल देती हूँ। आखिर माँ हूँ ना तेरी। चल तू जाकर आराम कर, तुझे थकान हो गई होगी। अपनी सास और देवर की बात सुनकर संध्या भी खुश हो जाती है। शाम को निर्मला और प्रिया बाजार जाने की तैयारी करती हैं। निर्मला संध्या से कहती है, अरे संध्या बेटा, तू भी तैयार हो जा और हमारे साथ बाजार चल। तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। नहीं मम्मी जी, आप लोग जाइए, मैं फिर कभी जाऊंगी। अब निर्मला और प्रिया बाजार चले जाते हैं। बाजार जाकर प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे अपने लिए कुछ नई सैंडल लेनी है, चले क्या? हाँ चल, पर पहले हमें उस दुकान पर जाना है जहाँ XXL साइज के कपड़े मिलते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े। मम्मी, आप XXL कपड़ों का क्या करोगी? क्या आपको भी अब वजन बढ़ाना है? चुप कर, ये मैं अपनी बड़ी बहू संध्या के लिए ले रही हूँ। देख प्रिया, बाहर गैस पर आग लगी हुई है। अगर हमें उसके बाप से सिलेंडर चाहिए तो बहू के साथ अच्छा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर तू खुद चूल्हे में फूंक मारती रहना। अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी चालाक निकली। कल तक तो उसे उस पुराने रामलाल दर्जी के यहाँ घसीट कर ले जाती थी, और आज सीधा ब्रांडेड मॉल। सिलेंडर का जादू तो वाकई कमाल का है। ऐसा कहकर निर्मला मॉल से संध्या के लिए बहुत ही महंगी और सुंदर साड़ियाँ और सूट खरीदती है। घर आकर वो बड़े प्यार से संध्या को पुकारती है, संध्या बेटा, देख इधर आ। आवाज सुनकर संध्या हॉल में आती है। तब उसकी सास उसे कपड़े दिखाते हुए कहती है, बेटा, तो उस दिन कह रही थी ना कि तेरे पास कपड़े नहीं है और वो दर्जी कपड़े नहीं सिल रहा। देख, मैं तेरे लिए सीधा ब्रांड से कपड़े लेकर आई हूँ। ये देख, कितने प्यारे रंग है और इनमें काफी मार्जिन भी है। अगर तू थोड़ी और सेहतमंद हो जाएगी तो भी ये आराम से आ जाएंगे। और क्या बहू,
खाते पीते घर की लड़कियां तो थोड़ी भारी अच्छी लगती हैं, हाँ? ये वजन कम करना तो बीमारों का काम है। तू आराम से खाया पिया कर और खुश रह। मम्मी जी थैंक यू। ये साड़ी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे विज्ञापन में पसंद आई थी। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज हैं। भाभी को क्या पता कि मम्मी कभी मोहल्ले के ग्राउंड के आगे जाने नहीं देती। भाभी को दुनिया में सब कुछ मिलता है पर मम्मी का प्यार न मिलता। अगर सिलेंडर का चक्कर न होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहल्ले का नजारा बदला हुआ है। बैल्कनी में खड़े होकर अजय और प्रिया बाहर का हाल देख रहे हैं। पड़ोसियों ने छतों पर मिट्टी के चूल्हे रखे हुए हैं। धुआं चारों तरफ फैला है। कुछ लोग इंडक्शन खरीदने के लिए दुकानों पर भाग रहे हैं जहां कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। भाई शुक्र है कि ये मोटी कहीं तो काम आई, वरना आज हम भी उस धुएं में खांस रहे होते। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मुझे भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब पता नहीं कि ये क्राइसिस आखिर कब तक चलेगा। उसके पापा की सप्लाई रुक नहीं रही। वैसे पता नहीं कितने चालाक और कितने पहुंच वाले आदमी है यार। रीना ये सब देख रही है और मन ही मन सोच रही थी, मेरे ससुराल वाले कितने पलटू लोग हैं। कल तक दीदी को छोटा हाथी कहते थे और आज उन्हें संध्या बहू कहते नहीं थक रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गैस चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला, संध्या और रीना मंदिर जा रही हैं। लेकिन संध्या बार बार पीछे रह जाती थी कि तभी रास्ते में पड़ोसन शांति मिल जाती है और कहती है, अरे निर्मला जरा जल्दी जल्दी चलना, मंदिर में भीड़ लग जाएगी। और तेरी ये बड़ी बहू इसे थोड़ा तेज चलने को बोल, इसका वेट करते करते तो शाम हो जाएगी। ओ मोटी, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़। शांति के मुंह से अपनी बहू के लिए मोटी शब्द सुनकर निर्मला गुस्सा होते हुए कहती, ओ शांति, जरा जबान संभाल कर बात कर। मेरी बहू को मोटी कहने वाली तू होती कौन है? वो अपने घर का खाती है, तेरे घर का नहीं। और अगर उसे देर हो रही है तो होने दे, हम आराम से आएंगे। तू अपना रास्ता नाप। ये देखकर शांति हैरान रह जाती है। निर्मला अपनी बहू और बेटी के साथ आगे निकल जाती है और अगले दिन शांति मोहल्ले की औरतों से बात करते हुए कहती है, बहन क्या बताऊं तुम लोगों को, ये निर्मला कितनी बड़ी पलटू है। कल तक खुद अपनी बहू को मोटी कहकर कोसती थी और आज उसके लिए लड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाप की गैस एजेंसी है। ये तो सरासर मतलब की दोस्ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संध्या और अजय की शादी की सालगिरह का दिन आता है। अजय, जो कभी संध्या के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता था, आज उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है। वो घर को गुब्बारों से सजाता है और संध्या के लिए एक हीरे की अंगूठी लेकर आता है और संध्या को देते हुए कहता है, हे हैप्पी एनिवर्सरी संध्या, ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। तुम मेरी जिंदगी में आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। अजय, आप सच में मेरे लिए हीरा लाए हैं। आज मुझे लग रहा है कि मेरा ससुराल वाकई सबसे अच्छा है। और ये 11,000 रुपए मेरी तरफ से बेटा, जो मन करे वो खरीद लेना। तभी घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। प्रिया के हाथों में केक होता है। सभी मिलकर केक काटते हैं और संध्या को गिफ्ट देते हैं। अगली सुबह संध्या रसोई में खाना बनाते हुए रीना से कहती है, रीना देखना, ये अंगूठी कितनी प्यारी लग रही है ना। रियल डायमंड है सच में। अजय मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी ने भी मुझे पैसे दिए। प्रिया दीदी मेरे लिए केक लाई है। सब कितना बदल गया है ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही घर है। दीदी क्या आपको वाकई कुछ बदला हुआ लग रहा है या फिर सिर्फ हालात बदल गए हैं? मतलब मैं समझी नहीं। दीदी आज से 4 दिन पहले यही लोग आपको खाने पर ताने देते थे, कुर्सी टूटने पर आपको जलील करते थे, और आज अचानक इतना प्यार। दीदी ये प्यार आपके लिए नहीं है, ये प्यार उन 4 सिलेंडरों के लिए है जो आपके पापा ने यहाँ भिजवाए हैं। जिस दिन गैस की सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी ना, ये लोग फिर से आपको मोटी पुकारने लगेंगे। नहीं रीना, तू गलत कह रही है। वो लोग सुधर गए हैं, उन्हें मेरी कद्र होने लगी है। अगर आपको आजमाना है तो एक छोटा सा काम कीजिए। आज दोपहर को बोल दीजिए कि गैस खत्म हो गई है और पापा ने आगे सिलेंडर भेजने से मना कर दिया है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। संध्या सोच में पड़ जाती है। वो दोपहर को हॉल में जाती है जहाँ सब लोग बैठे हैं। फिर संध्या कहती है, मम्मी जी वो गैस खत्म हो गई है। तो क्या हुआ बेटा, अपने पापा को फोन कर दे, वो शाम तक भिजवा देंगे। उनके पास तो स्टॉक रहता ही है। मम्मी जी वो पापा कह रहे थे कि अब वो और सिलेंडर नहीं भिजवा पाएंगे। सरकार की सख्ती बढ़ गई है और उन्हें भी काफी नुकसान हो रहा है। क्या मतलब नहीं भिजवा पाएंगे? तो हम क्या यहाँ भूखे मरेंगे? अरे तेरे बाप की इतनी बड़ी एजेंसी किस काम की अगर वो अपनी बेटी के घर एक गैस नहीं पहुँचा सकता? संध्या अभी फोन लगा उन्हें, उनसे कह कि अगर सिलेंडर नहीं आया तो तू भी अपने मायके ही चली जा। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। अगर तू इतना सा काम नहीं कर सकती तो। देखा, आ गई ना औकात पे। तुझे सिर्फ खाने का पता है। 4-5 सिलेंडर क्या आ गए,
तू तो खुद को महारानी समझने लगी। जा और जब तक गैस ना आए हमारे सामने मत आना। ये सुनकर संध्या की आंखों से पट्टी उतर जाती है। वो रीना की तरफ देखती है जो किचन के दरवाजे से ये सब कुछ देख रही थी। संध्या अचानक ताली बजाने लगती है। वाह वाह मम्मी जी, वाह अजय, आप लोग तो वाकई बड़े कलाकार निकले। अपना मतलब साधने के लिए मुझसे मीठे बन गए। आज से पहले तो मुझे मोटी बुलाते थे और इन 4 दिनों में संध्या बहू और हीरे की अंगूठी। तू ये क्या कह रही है? मुझे सब पता चल गया है। ये ब्रांडेड कपड़े, ये दिखावे का प्यार, सब सिर्फ उस लोहे के सिलेंडर के लिए था। मम्मी जी, मेरे पापा के पास सिलेंडरों का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन अब मैं एक सिलेंडर इस घर में नहीं आने दूंगी। आप लोग भी मोहल्ले वालों की तरह चूल्हे पर फूंक मारिए, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। संध्या की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अजय और निर्मला शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। संध्या अपने कमरे में जाती है और अपना बैग पैक कर हॉल में आती है और कहती है, मैं आप लोगों के ताने सिर्फ ये सोचकर सुनती रही कि आप लोग मेरे अपने हो, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि आप में से किसी को भी मुझसे कोई प्यार नहीं है। तो फिर मैं आपके घर में क्यों रहूं? मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। संध्या का ये रूप देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पहली बार घर के सभी लोगों को ये एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने संध्या के इमोशंस को कभी समझा ही नहीं। अजय परेशान होते हुए कहता है, अरे संध्या प्लीज तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ यार। मैंने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। गुस्सा हमेशा सच बोलता है अजय, और टेंशन ने तो बस आपका नकाब उतारा है। इन 4 दिनों में आपने मुझे अपनी पत्नी समझा ही नहीं। आपने मुझे गैस सिलेंडर की चाबी समझा। और मम्मी जी, आपने तो हद ही कर दी। मेरे साइज के ब्रांडेड कपड़े लाने के पीछे आपकी ममता नहीं, आपकी रसोई का लालच था। तुम सही कहती हो संध्या, किसी वजह से तुम मोटी हो गई तो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को भुला दिया। जबकि मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम इतनी मुसीबत में थे, फिर भी तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन अजय और संध्या एक पार्टी से लौट रहे थे कि तभी अचानक उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और अजय के पैरों में चोट लग गई। संध्या अजय को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। ऑपरेशन के लिए काफी पैसे की जरूरत थी जो कि पूरे नहीं पड़ रहे थे। तब संध्या अपनी सास से कहती है, माँ जी, अजय को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। और हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे मेरा बुटीक खुलवाने के लिए जो पैसे दिए थे वो आप भी ले लीजिए और सब कुछ हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए ताकि अजय का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। बेटा, तू अपना सब कुछ बेच देगी? भगवान तेरी जैसी बहू सबको दे। तू हमारे बारे में कितना सोचती है। निर्मला सही कह रही है बेटा, हम तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गए। भाभी, आप देर मत करो, जल्दी से पैसे जमा करवाओ ताकि भैया का ऑपरेशन हो सके। ठीक है, मैं अभी घर जाकर पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ। तब तक आप कागज तैयार कर लीजिए पिताजी। ऐसा कहकर संध्या घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद वो घर पहुंचती है। अपना सारा कैश और गहने इकट्ठा करती है। सारे गहनों को जाकर सुनार के पास बेच देती है और सारा पैसा जमा करवा देती है। फिर डॉक्टर अजय का ऑपरेशन करते हैं। शाम तक अजय को होश आ जाता है और अजय के माता पिता उसे सारी बातें बताते हैं। तब अजय अपनी पत्नी से कहता है, संध्या सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए अपना सब कुछ मेरे इलाज पर खर्च कर दिया। वैसे मैं तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा संध्या, चिंता मत करना तुम। और हाँ, तुम्हारे गहने भी बनवा कर दे दूंगा। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक हो जाए, यही मेरे लिए बहुत है। थोड़े ही दिनों में अजय ठीक होकर घर आ जाता है और जल्दी ही अपनी जॉब को वापस से ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निर्मला अजय से कहती है, अजय बेटा, पिछले कुछ दिनों से संध्या की तबीयत ठीक नहीं रह रही, तो तू आज उसे डॉक्टर के पास ले जा और उसका इलाज करवा कर ले आ। हाँ माँ, मैं अभी देखता हूँ। तब अजय संध्या के कमरे में जाता है और कहता है, संध्या माँ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। चलो ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं तुम्हारा टेस्ट करवा लूंगा और इसी बहाने हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। वैसे भी काफी दिनों से मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं गया हूँ। ठीक है अजय, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अंकित और संध्या डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें चेक करके सारी रिपोर्ट देखकर अंकित से कहता है, वेल देखिए, आपकी पत्नी का थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आपको इन पर ध्यान देना होगा, वरना थायराइड जब बिगड़ता है तो वेट लगातार बढ़ता है। मैं कुछ दवाइयाँ फिलहाल लिख दे रहा हूँ, इन्हें रेगुलर लीजिएगा और रूटीन चेकअप जरूर करवाते रहिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, क्यों नहीं, मैं संध्या का बहुत ध्यान रखूंगा। उसके बाद अजय संध्या को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाते हुए अजय कहता है, संध्या आज तो हम बाहर खाना खा ले रहे हैं, ओके, लेकिन आज से बाहर का खाना पीना सब कुछ बंद। और तुम अपनी दवाइयां कंटिन्यू रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। खाना खाकर दोनों वापस घर आते हैं और अपने परिवार वालों को सारी बातें बताते हैं।
ये सुनकर निर्मला कहती है, हाँ बेटा, अजय सही कह रहा है। आज के बाद हम सब मिलकर तेरा ध्यान रखेंगे ताकि तू जल्दी ठीक हो जाए। हम सबने ऐसा कह तो दिया कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, लेकिन हम में से किसी ने भी तुम्हारा ध्यान रखा नहीं संध्या। तुमने समय पर दवाइयां ली या नहीं, तुम्हारा रूटीन चेकअप हुआ या नहीं, किसी ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तुम घर की जिम्मेदारियों में लगी रही और हम ये बात ही भूल गए कि तुम्हारा थायराइड इतना बढ़ चुका है कि तुम्हारा वजन भी बढ़ गया। इन सब में गलती हमारी है संध्या। हाँ बेटा, अजय सही कहता है। तेरे वजन बढ़ने की जिम्मेदार अकेली तू नहीं बल्कि हम सब है। हमें माफ कर दे। आज के बाद हम सब मिलकर तेरा ध्यान रखेंगे ताकि तू दुबली हो सके और तू घर छोड़कर कहीं मत जा बेटा। हाँ बेटा, तू हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई थी और लक्ष्मी बनकर ही रही। अगर घर की लक्ष्मी गुस्सा होकर चली जाए तो घर बर्बाद होते देर नहीं लगती बेटा। और बेटा, तू तो कभी नहीं चाहेगी ना कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। भाभी, अब मान भी जाओ ना, कहीं मत जाओ। संध्या सभी की बात मान लेती है और रुक जाती है। अगले ही दिन से सभी लोग संध्या पर ध्यान देने लगते हैं। प्रिया उसे अपने साथ वॉक पर ले जाती है और एक्सरसाइज करवाती है, तो वहीं रीना उसके लिए सूप और हरी सब्जियां बनाती है। निर्मला उसे शाम को अपने साथ वॉक पर ले जाती है और अजय उसका रूटीन चेकअप करवाता है। इसी तरह संध्या के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।